हाँ जी, वेलकम टू सीएससी गुरुकुल चैनल। मैं हूँ विशु बर्मन। जैसे आप मेरे बारे में जान रहे हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन आप देखोगे तो मैंने एमए किया हुआ है हिस्ट्री से, नेट जेआरएफ मेरा क्वालिफाई है हिस्ट्री से, एंड मैंने एलएलबी किया हुआ है। यदि मैं अपने सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में बताऊँ कि मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने 3 टाइम्स यूपीएससी मेंस को दिया है, एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन दिए हैं मैंने, एंड अदर एग्ज़ाम मेरे क्वालिफाई किए हुए हैं। जैसे आप सबने थंबनेल पढ़ लिया है कि जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो बातें हमारे रेडीमेड इंट्रोडक्शन एंड रेडीमेड कंक्लूजन की। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं क्या हुआ। दरअसल हमने एक जो टेस्ट सीरीज चला रखी है, एकलव्य टेस्ट सीरीज को बोलते हैं। तो वहाँ पे बच्चे के जब अपनी कॉपियाँ सेंड करते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, किस में? हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है सर इंट्रो में। ठीक है, एंड सर हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कंक्लूजन में। मतलब हिंदी में बोले तो परिचय और निष्कर्ष, इन दोनों में बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम है क्या? जब हम जान रहे हैं कि हमारा बच्चा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसने जीएस 1, 2, 3, 4 एंड अपने ऑप्शनल को अच्छे से कवर किया है, फिर भी उसको प्रॉब्लम क्यों आ रही है? वो प्रॉब्लम आने का एक मेन रीज़न ये होता है कि बच्चा जब क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करता है ना, जब कोई बच्चा अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहा होता है तो ज़्यादा समय स्टार्टिंग में ही ले जाता है। मतलब उसको ये नहीं मालूम होता है कि सर हम इंट्रो में लिखेंगे क्या, ठीक है सर हमें कंक्लूजन में देना क्या है सर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चा बैठे बैठे सोचता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करूँ। सपोज दैट उन्होंने स्टार्टिंग करी, ठीक है, कोई वुमेन पे एक थीम आया, उन्होंने स्टार्टिंग करी। वो उनके माइंड में नहीं था कि यदि वुमेन पे क्वेश्चन आया तो मेरा इंट्रो ये रहेगा, मेरा कंक्लूजन ये रहेगा। वो उनके माइंड में नहीं था, वे प्रिपेयर होके नहीं गए। अब वहाँ क्वेश्चन आए वुमेन पे, उनको टाइम लग गया कि यार वुमेन्स पे तो मैंने बहुत सारे इंट्रो पढ़े हैं, है ना, काफ़ी सारे मेरे पे इंट्रो, तो क्या लिखूँ। वो अपने नॉलेज का बार बार क्या करने लगा, फिल्टर करने लगा, उसका समय जाने लगा। ठीक है, स्टूडेंट का समय जो है वो जाने लगा है। तो मान के चलिए आपने यहाँ पे 2 मिनट या 3 मिनट इंट्रो को सोचने में गवा दिए हैं, और अब आप जब लिखोगे अनप्लानिंग रूप से लिखोगे, क्योंकि अब आपकी प्लानिंग नहीं है, अब आप उसको अनप्लान रूप से लिख रहे हो, बिना योजना के लिख रहे हो, तो आपका समय क्या होगा? आप कहोगे सर हमारा समय ज़्यादा जाएगा। समय जाने के साथ साथ आपने इंट्रो लिखा, ठीक है, अब डाटा फैक्ट आपके पास बहुत सारा है, बट आपने वो डाटा और जो फैक्ट है वो क्वेश्चन के कीवर्ड को बिना पढ़े या उसको बिना समझे, कीवर्ड को आपने जल्दबाजी में इंट्रो तो दे दिया, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आप सोच रहे हो टाइम तो जा रहा है, टाइम जा रहा है, तो आपने क्या करा, बिना सोचे इंट्रो लिख दिया। क्वेश्चन की डिमांड को टच करते हुए नहीं लिखा है, क्योंकि आप अब देख रहे हो यार टिक 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 टाइम जा रहा है, तो वो क्या करेगा बच्चा, जो उसके माइंड में आएगा क्लिक करते हुए उसको इंट्रो लिख देगा। अब उसने इंट्रो लिख दिया, इंट्रो के बाद जब वो मेन बॉडी पे आएगा, जब वो बच्चा मेन बॉडी पे आएगा तो मेन बॉडी को भी वो इसी तरह डील करेगा जल्दबाजी में। अब वो मेन बॉडी में भी जल्दबाजी में बच्चा डील कर रहा है, वो लिखता जा रहा है, और उसको ये नहीं पता है कि अब उसका आंसर कैसा हो गया है, वो अनस्ट्रक्चर वे में होने हो गया है। या तो उसको आंसर को एक स्ट्रक्चर में लिखना था, अब वो अनस्ट्रक्चर वे में लिख रहा है। बात समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब ये है कि अब वो अपने आंसर को गलत दिशा की ओर ले जाने लग रहा है, जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो उस ओर नहीं जा रहा है। अब आई कंक्लूजन की बारी, मतलब निष्कर्ष की बारी। अब इस निष्कर्ष में भी बच्चा क्या होगा, बच्चा जैसे ऊपर से गलती करता हुआ आ रहा है नीचे भी वो सेम गलती दोहराता रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अब बच्चे के जहाँ क्वेश्चन में नंबर ज़्यादा आने थे, मान लीजिए 10 नंबर का कोई क्वेश्चन था, उसमें बच्चे के पास नॉलेज अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट उसके पास एक चीज़ नहीं थी, रेडीमेड इंट्रोडक्शन एंड रेडीमेड कंक्लूजन। और वो जो वहाँ लिख रहा था प्रेशर में, उसकी वजह से बच्चे के नंबर बहुत कम आए, बच्चे के नंबर आ गए 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप मेरे बात समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास यदि नॉलेज, आपके पास यदि कोई नॉलेज है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपके पास नॉलेज है भाई, 10 में से 8 नंबर की नॉलेज आप रखते हो, ठीक है, लेकिन आपके मार्क्स तो आ रहे हैं बहुत कम, लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो आ रहे हैं 10 में से कितने, 4। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप जब लिखने बैठ रहे हो आंसर को, और आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा इंट्रो पे कि यार इंट्रो क्या लिखूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। अब मैं आपके लिए प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दूँ। हम इस वीडियो में वही प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं, रेडीमेड इंट्रोडक्शन एंड रेडीमेड कंक्लूजन के बारे में। ठीक है, जस्ट वेट, चलिए, ये हो गई बात हमारी। आओ,
देखिए, आपने ये देख लिया होगा, हमारा ये थंबनेल है आप लोगों के सामने, यूपीएससी जीएस मेंस आंसर राइटिंग रेडीमेड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए, मैं आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में रीड कराऊंगा, ठीक है, या पढ़ाऊंगा, सॉरी, ठीक है। इंजीनियरिंग मार्क्स के बारे में बात करें तो उत्तर को औसत से अच्छा बनाने का मास्टर क्लास है ये, और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस क्लास से, यदि आप इस क्लास से जुड़े रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है इस क्लास में स्पेशल। देखो, ज्ञान होने के बावजूद, नॉलेज होने के बावजूद हमारे नंबर कम क्यों आते हैं, ठीक है, हमारे नंबर में गैप, और क्योंकि नंबर कम आ रहे हैं तो फाइनल लिस्ट में भी आपका नंबर में जो गैप है वो काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके रीज़न को थोड़ा देखते हैं हम लोग। एक एस्पिरेंट है, ठीक है, एस्पिरेंट एक जाल में फंस जाता है। वो जाल क्या है? आपके पास कंटेंट है, आपके पास ज्ञान है, ठीक है, लेकिन जब आपके सामने आंसर आएगा, जैसे पॉवर्टी, गरीबी पर कोई आंसर आया है और आपके पास गरीबी के बारे में पूरा ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है, बट उसके लिए आपके पास, जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे जब इंट्रो लिखना स्टार्ट करेगा और उसके पास कोई भी यदि रेडीमेड इंट्रो नहीं हुआ गरीबी से जुड़े हुए पॉइंट पर या पॉवर्टी पर से जुड़े हुए टॉपिक पर, तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी समय लेगा सोचने के लिए, क्योंकि उसके पास ज्ञान इतना है कि वो फिल्टर करता रहेगा कि लिखूं क्या, ठीक है। तो उत्तर शुरू करने में लगा समय, मतलब स्लो स्टार्टिंग हो जाती है। आप सोचोगे तो आपका इतना टाइम चला जाएगा, आपके ऊपर टिक 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 वही क्या ना प्रेशर बनने लगेगा, किसका? आपके टाइम का, ठीक है। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के तो है, बट जब आप आंसर कर रहे हो तो उसमें क्या लग रहा है आपको? समय लग रहा है आंसर शुरू करने में। अब आंसर शुरू करने में जब समय लगा तो आपके माइंड में क्या क्रिएट हो गया? आप कहोगे सर हमारे माइंड में प्रेशर क्रिएट हो गया है। जब प्रेशर क्रिएट हो गया है तो इससे क्या होगा? इससे होगा आपका असंतुलित स्ट्रक्चर, मतलब अब आप जो आगे भी कार्यवाही करोगे आंसर में, वो कैसी होगी? वो अनबैलेंस होगी, अनस्ट्रक्चर होगी, ठीक है। जब वो अनबैलेंस या अनस्ट्रक्चर होगी तो आपका जो कंक्लूजन है, जो कंक्लूजन है, क्योंकि कंक्लूजन क्या होता है? आपके पूरी बॉडी का निचोड़, इंट्रो बॉडी को मिला के जो निचोड़ होता है वो आपका कंक्लूजन होता है। तो आपका कंक्लूजन भी क्या होगा? वो आपका कमजोर होगा। जब आपका कंक्लूजन कमजोर होगा तो बच्चों आपके जो नंबर आएंगे वो भी क्या आएंगे सर? वो भी कम आएंगे, ठीक है। आपके एवरेज मार्क्स आना संभव है, मतलब 10 में से 4, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? आपने सर प्रॉब्लम तो बता दी है, तो सर इसका सोल्यूशन भी बता दीजिए। अब मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों के सामने रखता हूँ। देखिए, ये एक मैं ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, ये एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट जो है वो किस पर बेस है? वो बेस है हमारे 10-80, मतलब 10-80-10 रूल पर, 10-80-10 रूल पर ये बेस है हमारा जो ब्लूप्रिंट है, जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ रेडी करके, ठीक है। देखो, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सर जो 10-80-10 का रूल है वो एग्जाम में कैसे हम अप्लाई करें, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ। 10-80 में जो हमारा स्टार्टिंग का 10 है, जो हमारे स्टार्टिंग का 10 है, 10% आप इंट्रोडक्शन हुक को दीजिए, ठीक है। 10% आप इंट्रोडक्शन हुक को दीजिए, मतलब रेडीमेड टेम्पलेट अपना रेडी रखिए इंट्रोडक्शन पे। वुमेन पे आया है तो आपको पता है कि मैं वुमेन पे ये लिखूंगा। गरीबी पर कोई भी क्वेश्चन आया तो हम इंट्रोडक्शन ये लिखेंगे, जैसे कि विश्व बैंक के अकॉर्डिंग या वर्ल्ड बैंक ये बोलता है कि गरीबी वह है जो अपनी न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, वही हमारी गरीबी होती है, ठीक है। मतलब न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करने की जो हमारी असमर्थता होती है वो एक गरीबी का रूप होती है, ठीक है। तो हम यहाँ भी ये लिख सकते हैं। तो वही है उत्तर के। अब मैंने बता दिया कि 10% हम किसको देंगे? अपना इंट्रोडक्शन को देंगे, 80% हम बॉडी को देते हैं जो बॉडी की डिमांड होती है, और 10% हम कंक्लूजन को देते हैं, ठीक है सर, आपने ये तो बात बता दी है। अब मोटिव क्या है रेडीमेड उद्देश्य का? मैंने बताया रेडीमेड टेम्पलेट्स, मतलब रेडीमेड टेम्पलेट्स का मतलब जिसमें हम कंक्लूजन और इंट्रो दोनों को रेडीमेड रखेंगे, ठीक है, के उपयोग से, इसके यूज़ से परीक्षा हॉल में हमें सोचने का समय कम करना होता है। मतलब मैंने आपको बताया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? जब बच्चा आंसर लिखेगा और उसके पास टॉपिक पर किसी भी टॉपिक पर यदि रेडीमेड इंट्रो और कंक्लूजन नहीं हुए तो बच्चा क्या ले जाएगा? बच्चा ज़्यादा टाइम ले जाएगा। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। तो हमारा मेन मोटिव क्या है? जैसे हमारा थंबनेल भी यही है कि रेडीमेड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, आपका समय बचाना, कि आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े एग्जाम में लिखते हुए समय। तो इसलिए हर टॉपिक पे आपके 3-4 रेडीमेड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन होने चाहिए, ठीक है। तो मेन मोटिव मैंने आपको बता दिया कि होल एग्जाम हॉल में आपका जो सोचने का समय है वो कम करना, क्योंकि आप फिर जब आपका समय सोचने के लिए कम लगेगा
तो आपके पास टाइम की बचत होगी। तो जब टाइम की बचत होगी तो आपके पास जो प्रेशर है एग्जाम हॉल में वो क्या होगा, वो कम होगा। बात समझ में आ गई आप लोग? ठीक है, मैंने आपको ये बता दी चीज़ें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक और बात, प्रॉब्लम। भाई कंटेंट है, कंटेंट सबके पास है जो पढ़ रहा है सीरियस हो गए, लेकिन उसके पास प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण जो प्रस्तुत करना होता है और स्ट्रक्चर वो गायब होते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी सीखना है कि भाई आपका कंटेंट है तो उसको किस स्ट्रक्चर में हमको देना चाहिए, ठीक है, या किस ढांचे में हम उसको लिखना चाहिए, ठीक है, और उसका प्रेजेंटेशन कितना प्यारा होना चाहिए, फ्लो चार्ट होने चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, कहीं मैप की डिमांड है तो उसमें मैप भी ऐड किए जाने चाहिए। ठीक है, ये बात होगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, एंटोमी ऑफ द परफेक्ट इंट्रोडक्शन, परीक्षक एग्जामिनर पर पहला और सबसे गहरा प्रभाव। इंट्रोडक्शन, अब मान के चलिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया, मान के चलिए मैंने 1857 रेवोल्यूशन पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया। यदि आपका इंट्रोडक्शन इफेक्टिव नहीं हुआ, प्रभावशील नहीं हुआ या प्रभावशाली नहीं हुआ, तो एग्जामिनर का जो मूड है वहीं पे थोड़ा सा मतलब बोलते डाउन हो जाएगा। वो आपके क्वेश्चन को बहुत हल्के में ले जाएगा, मतलब आपके आंसर को बहुत हल्के में ले जाएगा, क्योंकि वो आपके इंट्रो से ही इफेक्टिव नहीं हुआ। बोलते हैं ना कि भाई पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग तो टीचर आपके क्वेश्चन की जो पढ़ना स्टार्ट करेगा वो इंट्रो ही तो पढ़ेगा। यदि उसको इंट्रो बहुत बड़ा प्यारा लगा, अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, आकर्षक लगा, तो वो आगे बढ़ेगा। यदि उसको नहीं लगा तो आगे ऐसे भी आप ऐसे नज़रों में निकाल के आपको नंबर दे के चला जाएगा, वही 10 में से 4 या 5 के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्कोर। ठीक है, तो मतलब कहने का यही है कि परीक्षक पर पहला और सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे किसके, आप कहोगे सर हमारे इंट्रोडक्शन का। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक और बात, पहली बात है कि हमारा जो पहला मेन फोकस होना चाहिए कि हम जो इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं वो ऐसा हो कि एग्जामिनर का ध्यान खींचे। कैसा? एग्जामिनर का ध्यान खींचे। जो भी आप लिख रहे हो, मैं बताऊंगा कि आप इंट्रो कितने टाइप पे लिख सकते हो या इसके इंट्रो के कितने पिलर होते हैं, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया, एग्जामिनर का ध्यान खींचना है। दूसरा हमारा होना चाहिए कि हमें कीवर्ड को डिकोड करना है, मतलब जो हमें पर्सन दिया गया है ना, जो हमें पर्सन दिया गया है उसको क्या करना है, उसको ब्रेक करना है, डिकोड करना है। उस पर्सन की बिल्कुल जड़ जो होती है, नब्ज, उसको पकड़ना है, उस पर ही हमको इंट्रो देना है। समझ गए? डिकोड कीवर्ड्स, मैंने बोल दिया पर्सन के मूल कीवर्ड्स को परिभाषित करना है। ठीक है, थर्ड रूल हमें क्या अपनाना चाहिए इंट्रो के लिए, हिट द डिमांड, उत्तर की मुख्य भाग से जोड़ना। मतलब जो हम इंट्रो लिख रहे हैं उसको मेन बॉडी से कनेक्ट करना है। ठीक है, मतलब जो पूछ रहा है उसको हमें मेन बॉडी में भी बताना है। उसको एक हल्का सा इंट्रो देंगे, देन मेन बॉडी से हम उसको क्या करेंगे, हम उसको अटैच करेंगे। ठीक है, यही बात की गई है कि हिट द डिमांड, हिट द डिमांड, उत्तर की मुख्य भाग मतलब बॉडी से जोड़ना। ठीक है, ये बात हो गई। गोल्डन रूल समझ लीजिए। गोल्डन रूल ये है कि भाई आपका जो इंट्रो हो, जो आपका इंट्रो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, प्रेसिज होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिखरा हुआ है, नहीं। जैसे मोती की माला होती है ना, बिल्कुल पिरी हुई। आपने देखा मोती की माला कैसे होती है? ऐसे तो होता है। वो बड़ी प्यारी होती है क्योंकि वो कैसी है, एक ढांचे में है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर में है। तो इंट्रो भी आपका कैसा होना चाहिए, एक सटीक होना चाहिए। जो बात पूछे वही बतानी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इंट्रो होना चाहिए छोटा। आपके पास इतना समय नहीं है क्योंकि आपको मेन, देखो क्या बोलते हैं ना, इंट्रो छोटा होता है, कंक्लूजन छोटा होता है, लेकिन मेन बॉडी बड़ी होती है। जैसे कि आप मेरे पिछले स्लाइड में जाओगे, आपने देखा ना इंट्रो कितना ले रहा है, 10% ले रहा है, और 80% हम किस में डालते हैं अपना, मतलब एफर्ट हम डालते हैं 80% मेन बॉडी में। ठीक है, और 10% हम कंक्लूजन में डालते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसलिए बोला गया है कि जो आपका इंट्रो है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा विषय से जुड़ा होना चाहिए, विषय से इधर उधर की बात नहीं की जाए। ठीक है, यदि 1857 में पूछा है, पोवर्टी पे पूछा है, वुमेन्स पे पूछा है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे पूछा है, तो उन पे ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंट्रो, ये बात हो गई। और एक और बात, आपका इंट्रो 2 से 3 लाइनों में खत्म होना चाहिए। अधिकतम 30 से 40 शब्द लिखेंगे हम इंट्रो के, इससे ज़्यादा हम वर्ड्स को नहीं लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, यस, या, ठीक है, तो इससे ज़्यादा हम इंट्रो को नहीं लिखेंगे। इंट्रो में 30 से 40 शब्द ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात कर रहे हैं 5 पिलर इंट्रोडक्शन टूल किट। ठीक है, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ,
इस बारे में हम ध्यान रखेंगे, इंट्रो की टेक्निक में हम डिस्कस करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना, 5 पिलर होते हैं आपके इंट्रोडक्शन के, ठीक है। किसी भी इंट्रोडक्शन को आप 5 तरीके से शुरू कर सकते हो, ठीक। आप कहोगे सर 5 तरीके कौन कौन से? आपका हिस्टोरिकल कोई आप लिख सकते हो बैकग्राउंड पे, या आप डेफिनेशन लिख सकते हो किसी, ठीक है, या आप कोई रिपोर्ट या डाटा से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, जो पहला पिलर है इंट्रोडक्शन लिखने का, जो एक नॉर्मल पर्सन लिखता है और इफेक्टिव भी माना जाता है, तो वो है हमारा डेफिनेशन बेस, ठीक है। पिलर नंबर 1, डेफिनेशन बेस, ठीक है। अब इस डेफिनेशन बेस पे अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट होता है स्पष्ट और अकादमिक परिभाषा, मतलब एकेडमिक और क्लियरिटी वाली डेफिनेशन आप लोग प्रोवाइड कराओगे यदि हम किसी चीज़ पर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, यूपीएससी एग्जाम्पल, मतलब अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सहकारी संघवाद पर यदि कोई ऐसे लिखेंगे, सॉरी, सहकारी संघवाद पर कोई हम ऐसे में जो बोला उसके लिए वो गलती से निकल गया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। हाँ, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्या बोल सकते हैं, जो हमारा मेंस से रिलेटेड जो हम लाए उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, हाँ जी, तो यूपीएससी एग्जाम्पल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लिया कि भाई हमसे एक क्वेश्चन आया कि सहकारी संघवाद पर बताइए, ठीक है। जब हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, तो अब हमने बोला कि पिलर फर्स्ट क्या है हमारा इंट्रोडक्शन के लिए, हम बोल सकते हैं सर डेफिनेशन लिख सकते हैं, ओके। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? सहकारी संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच एक ऐसा सहयोगात्मक संबंध है जहां वे राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समान भागीदारी के रूप में कार्य करते हैं। अब आपने देखा ये इंट्रो कितना प्यारा है, देखा आप लोगों ने कि ये इंट्रो कितना प्यारा है, ठीक है। छोटा है, सटीक है, स्मॉल है, 30 से 40 शब्दों में खत्म हो गया है, ठीक है। और ये डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो है। कैसा है? डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो है। किस टॉपिक पर है? ये कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म जिसको बोलते हैं सहकारी संघवाद पर है, ठीक। ये हो गया पिलर नंबर 1, जो हमारा इंट्रो डेफिनेशन बेस्ड या परिभाषा आधारित होता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं पिलर नंबर 2। पिलर नंबर 2 पर संविधान आधारित। आप कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, तो आप उसको संविधान बेस या कॉन्स्टिट्यूशन बेस पर उसकी एक डेफिनेशन देकर आगे बढ़ सकते हैं इंट्रो में, ठीक है। जैसे कि कॉन्सेप्ट मान के चलिए कि आर्टिकल पे आ गया क्वेश्चन, ठीक है। किस पे आ गया? कोई आर्टिकल्स पे या पार्ट्स पे, संविधान का कोई भाग है उस पे आ गया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मतलब कहने का है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड इंट्रोडक्शन, उसमें आप यूज़ कर सकते हो आर्टिकल्स का या कोई कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट का या अदर चीज़ों का, ठीक है। अब एग्जाम्पल मान के चलिए हमसे पूछा गया भाई मौलिक अधिकार के बारे में हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो मौलिक अधिकार के बारे में हमको कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो हम उसमें इंट्रो कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे करोगे? आप लिखोगे सर भारतीय संविधान के भाग 3, देखो भाग 3, एक तो आपने ये डाल दिया कीवर्ड इंपॉर्टेंट, ठीक है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। आर्टिकल भी डाल दिए, ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड डाल दिया आपने, ठीक है। 12 से 35 में निहित मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र के मेघमा कार्टा, देखो आपने ये भी कीवर्ड डाल दिया मेघमा कार्टा, ठीक है, के रूप में कार्य करते हैं। तो अब आप सोच सकते हो आपका इंट्रो कितना सटीक है, कितना अच्छा है, और छोटे शब्दों में हमने लिखा है, और हमने बहुत सारे इसमें मेंस कीवर्ड भी डाल दिए, लाइक भाग 3 आर्टिकल नंबर 12 से 35 अनुच्छेद, और आपका मेघना कार्टा बोला गया हमारे मौलिक अधिकार को। ये एक इंट्रो है। यदि कोई मौलिक अधिकारियों पर या बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट्स पर कोई क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड, ठीक है। आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिलर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। किसकी? पिलर नंबर 3। 5 पिलर की बात हो रही है, 2 हमने कवर कर लिए, डेफिनेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन बेस। 3rd नंबर है कि डाटा एंड रिपोर्ट पर, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि गरीबी पर, पॉवर्टी पर कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आप डाटा भी डाल सकते हो, परिभाषा तो वो डाल ही सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट यदि हम देखें तो डाटा रिपोर्ट भी, उस पर हम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट, प्रमाणिक आंकड़े, नीति आयोग, यूएनडीपी, इन कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डाटा रिपोर्ट में नीति आयोग की रिपोर्ट्स होती है, जैसे बहुआयामी गरीबी पर हो गया, ठीक है, या आपका यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर जो है उस पर आ गया, आप वे कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यूपीएससी एग्जाम्पल पूछ रहा है, मान के चलिए गरीबी पर, ठीक है, पॉवर्टी या न्यूट्रिशन पे आ गया आपका क्वेश्चन, तो आप लिखोगे कैसे? अब जैसे हमें इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, किससे? डाटा से करना है, रिपोर्ट से करना है, तो हम क्या बोलेंगे इंट्रोडक्शन में? हम ये डालेंगे सिंपल कि नीति आयोग के बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल, मतलब बहुआयामी गरीबी सूचकांक, एमपीआई मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार हाल ही में 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं,
ठीक है, आप इतना डालोगे, इंट्रो में भी बहुत काफ़ी हो जाएगा। बोलो वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये इंट्रो किसके बेस पे, डेफिनेशन बेस पे नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे नहीं है, ये बेस पे किसके, आपके पिलर 3 पे, डाटा एंड रिपोर्ट पर। तो हमने अपना रिपोर्ट, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसको हमने यहाँ पे क्या करा, ओपन करके दिखा दिया, ये हमारा इंट्रो हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। 3 पिलर डिस्कस हो गए हमारे, पिलर फर्स्ट डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डाटा रिपोर्ट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिलर नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूँगा, मतलब मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है बच्चों, जस्ट वेट। हाँ जी, आ जाइए। देखो, अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पिलर की। फोर्थ पिलर में हम बात करेंगे किसकी, आपका करंट अफेयर। कोई टॉपिक मान लीजिए न्यूज़ में रहा है, कोई टॉपिक न्यूज़ में रहा है और उस पर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसको करंट से रिलेट करके उसका आप इंट्रोडक्शन बना सकते हो या इंट्रोडक्शन दे सकते हो। जैसे कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, यदि किसी कॉन्सेप्ट की बात करें, यदि इंट्रो दे, हम इंट्रो के कॉन्सेप्ट पे बात करें किसके, करंट अफेयर से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, या हमें उसको करंट अफेयर बेस हमें उस पर इंट्रोडक्शन देना है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, हाल की घटनाओं से जोड़ना, मतलब सॉरी मतलब हाल की घटनाओं से जोड़ना। इट मीन्स कुछ भी चीज़ चल रही है, लाइक इन्फ्लेशन चल रहा है हमारी इकोनॉमी में, और इन्फ्लेशन से जुड़ी कोई आरबीआई कोई बात कह रहा है या कोई चीज़ करंट में रही है, तो हम उसको इंट्रोडक्शन के रूप में यूज़ भी कर सकते हैं यदि ऑफिशियली रूप में। ठीक है, जैसे एग्जांपल डीपीआई की बात करें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस पे एग्जांपल में पूछ लिया कि भैया इस पे क्वेश्चन आया है डीपीआई पे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो अब जरा आप हमें वो बताइए कि इस पे आप इंट्रो कैसे लिखोगे। तो हम बोल सकते हैं कि हाल ही में, और ये इंट्रो कैसा है, करंट बेस, करंट अफेयर बेस है। ठीक है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, को वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन के एक सफल मॉडल दी गई है। मतलब कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन का एक सफल मॉडल माना गया है। हो गया आपका आंसर, करंट बेस। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर नहीं सॉरी, इंट्रोडक्शन हो गया आपका करंट बेस। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें पिलर नंबर 5 की। जब हम पिलर नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो पिलर 5 आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात हो रही है। पिलर 5 में ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, यदि वो उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो उसको रिलेट करके आप उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, विषय के ऐतिहासिक विकास को दर्शाना। ठीक है, कोई सब्जेक्ट है या कोई भी टॉपिक है, उसके ऐतिहासिक मतलब जो आपका जो उस विषय का, उस टॉपिक का जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, उसको शो करना अपने इंट्रो में, उसको हम कौन सा बोलते हैं, हम उसको पिलर नंबर 5 में रखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, अब एग्जाम्पल यूपीएससी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्थानीय स्वशासन की बात करें, तो हम जानते हैं कि चोल साम्राज्य में ग्राम सभा जो थी वो बनाई हुई थी, कहाँ पे, चोल साम्राज्य में। ठीक है, तो हम बताए ना कि अभी क्या है कि स्थानीय स्वशासन का हम क्या करेंगे, ऐतिहासिक बैकग्राउंड बताएंगे। तो हमने क्वेश्चन इंट्रो में लिखा है, चोल साम्राज्य की ग्राम सभाओं से लेकर 73वें संवैधानिक संशोधन तक स्थानीय स्वशासन भारत में जमीनी लोकतंत्र का आधार रहा है। ये देखा आपने, रेडीमेड इंट्रो है, टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन आएगा, आप कर जाओगे, समय बचा ले जाओगे। समय बचा ले जाओगे तो आप पे प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो आप अपने क्वेश्चन को एक स्ट्रक्चर वे में शो कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके पास हर टॉपिक पे 4-5 रेडीमेड आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई बात। अब बात ये हो गई, 5 पिलर हमारे पूरे हो गए, ये सेम पिलर इधर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इधर लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेम बात कर रहा है, ये वाली। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। जैसे कि अब बात कर रहे हैं कि औसत बनाम उत्कृष्ट इंट्रोडक्शन, मतलब एक एवरेज बच्चा जो इंट्रोडक्शन लिख रहा है, ठीक है, वो टॉपर के मुकाबले, मतलब बोल सकते हैं ना कि वो कैसे अपने आप को बढ़ाए। ठीक है, या एक एवरेज से वो
टॉपर जैसा इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकता है, ठीक है, और 1-2 नंबर एक्स्ट्रा कैसे पाए अपने इंट्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। ये रहा। चलिए, जैसे कि आप ये मान के चलिए हमारा एक वीक एवरेज बच्चा है, ठीक है, उसको मैंने बोला कि भाई तुम एक काम करो, तुम वुमेन पे लिखो कुछ टॉपिक, ठीक है, या किसी चीज़ पे लिखो, जेंडर इक्वलिटी पे लिखो। तो बच्चे ने कहा ठीक है। अब जो वीक बच्चा होगा, जो कमज़ोर है, जो एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, जो जो टाइम ले रहा है, जिसके पास रेडीमेड इंट्रोडक्शन नहीं है, जिसके पास रेडीमेड कंक्लूजन नहीं है, जो वो टाइम ले रहा है, अब वो बच्चा कैसे लिखेगा? वो ऐसे लिखेगा, कैसे? देखो, महिला समाज, महिला समाज का आधा हिस्सा है, उनका विकास देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही नॉर्मल बच्चे की, मतलब जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, सिर्फ जो पढ़ के आया है, वो उसने लिख दिया है, ठीक है। ये एक एवरेज बच्चे का इंट्रो है। चलिए, चलिए जी। लेकिन अब एक जो स्ट्रॉन्ग है, जो बच्चा टॉपर है, जो करंट से रिलेट भी कर रहा है, हर चीज़ उसके पास है, रेडीमेड इंट्रो भी उसके पास है, वो कैसे लिखेगा? वो कुछ ऐसे लिखेगा। जो डेल्टा बच्चा बोलते हैं, टॉपर बोलते हैं, ये जो टॉपर है वो कैसे लिखेगा? वो लिखेगा कि भाई हम करेंगे अपने क्वेश्चन में यूज़, सॉरी अपने इंट्रो में उसने प्लान कर लिया कि यदि जेंडर इक्वलिटी पे कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, या लैंगिक समानता पर कोई क्वेश्चन आया, तो हम यूज़ करेंगे SDG फ्रेमवर्क का, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य का हम यूज़ करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चे को पता है कि SDG 5 क्या बोल रहा है, जो टॉपर है उसको पता है कि SDG 5 क्या है, तो सीधा बोलेगा भैया SDG 5 जेंडर इक्वलिटी की प्राप्ति के बिना भारत का अमृतकाल का लक्ष्य अधूरा है। देखा कितना गजब ले गया लिख के बच्चा, है ना। तो यही आपको लाना है ये, और मैं फिर बोल रहा हूँ ये एक दिन का काम नहीं है, आपको टाइम लगेगा, बट प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट के अनुसार, IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट के अनुसार, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये देखेंगे। ये तो रह गया, ठीक है। अब मान के चलिए आपको क्लाइमेट चेंज पर दे दिया कोई क्वेश्चन, किस पर? क्लाइमेट चेंज पर दे दिया है, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज पर दिया है, क्या दिया है? जलवायु परिवर्तन आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, इसके कई नुकसान हैं। ये देखा, ये क्वेश्चन ये इंट्रो जिस बच्चे ने लिखा है, इंट्रो की बात करूँ, ये इंट्रो जिस बच्चे ने लिखा है, क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन पे था, इंट्रो उसने क्या दे दिया? जलवायु परिवर्तन आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। ये तो सब जान रहे हैं भाई, समस्या है, सब वाकिफ है, ऐसे बच्चे बच्चे वाकिफ। बट ये एक एवरेज स्टूडेंट का इंट्रो है। अब टॉपर क्या करता है इस केस में? टॉपर बोलता है यार मैंने IPCC की रिपोर्ट पढ़ी है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो टॉपर बोलेगा भैया एक वो दे देगा, क्या बोलते हैं, प्रमाणिक रिपोर्ट, ठीक है, प्रूफ सोर्स के थ्रू बात करेगा। वो बोलेगा भैया IPCC की बात करते हैं, ठीक है। IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत में चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि हुई है। देखा, अब उसने इंट्रो दिया, ये इंट्रो किस बेस पर है? आप कहोगे सर ये तो आपने बताया था, ये तो थर्ड पिलर है। थर्ड पिलर कौन सा है सर? मैंने बताया था IPCC आपका रिपोर्ट, ठीक है। आप जब कोई इंट्रो दे रहे हो, मैंने 5 पिलर बताए थे आपको। पिलर कौन सा था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका, पॉलिटिकल पे था आपका, डेफिनेशन पे था, एंड आपका ये रिपोर्ट राइटिंग पे था, रिपोर्ट डाटा पे था, ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया। ये रिपोर्ट पे, ये जो इंट्रो है ये किस पर है? रिपोर्ट पर ही है, ठीक है। चलिए, कितना प्यारा लिखा है, IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत में चरम मौसमी घटनाओं की वृद्धि हुई है। अब एग्जामिनर बड़ा ही इसमें इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये बच्चा एवरेज बच्चों से अलग लिख रहा है, और दूसरी बात है ये इसने रिपोर्ट को भी प्रमाणित किया है, मतलब उसको दिया है, ठीक है। चलिए, मान के चलिए आपका गवर्नेंस में कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इंट्रो कैसे लिखोगे? एक नॉर्मल बच्चा लिखेगा, सुशासन का मतलब है सरकार द्वारा अच्छा काम करना ताकि जनता खुश रहे। अब एक बात बताइए, एग्जामिनर इस पर क्या ही इंटरेस्ट दिखाएगा? एग्जामिनर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा इस पर, बोलेगा यार ये तो 100 बच्चों को दूंगा, 100 में से 80 तो लिख ही देंगे ऐसा, ठीक है। अलग बताओ कुछ, आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हो तो आपका इंट्रो तो कुछ अलग होना चाहिए। तो इसमें इंट्रो आएगा क्या? अब इसमें बात की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की। जो टॉपर होगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था को ऐड कर लेगा, वर्ल्ड बैंक को या अदर इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि बोला गया है। टॉपर क्या लिखेगा कि विश्व बैंक के अनुसार सुशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन पारदर्शी और जवाबदेही तरीकों से होता है। देखा इन्होंने, विश्व बैंक कर दिया ना ऐड, हो गया ना प्लस पॉइंट, वर्ल्ड बैंक को ऐड करते ही, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, विश्व बैंक के अनुसार सुशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से होता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं।
अब तक हम इंट्रो के बारे में बात कर रहे थे कि एक इंट्रो को कैसे अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर का अंतिम प्रभाव, मतलब हम बात कर रहे हैं अब कंक्लूजन की। किसकी बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं भाई साहब? कंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर का अंतिम प्रभाव, पहला प्रभाव कौन सा होता है एग्जामिनर के लिए? फर्स्ट इंप्रेशन कौन सा होता है आपका? होगा इंट्रोडक्शन। और लास्ट इंप्रेशन क्या होगा एग्जामिनर के लिए? वो होगा हमारा कंक्लूजन। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखें, जो आपका कंक्लूजन है, मेन बॉडी तो आपने कर लिया, 80% आपने बॉडी में कर लिया है, 20% बचा, 20 में से 10% आपने इंट्रो को दे दिया, अब लास्ट का 10% बचा है। ठीक है, अब उसमें बात करेंगे। देखो, इसमें क्या बोला गया है, जो आपका कंक्लूजन है वो कैसा होना चाहिए? वो आपका सकारात्मक होना चाहिए। कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। साथ में वो भविष्य मतलब इन फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर में इसके क्या क्या हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उस बारे में बात करें, जैसे सकारात्मक दृष्टि एंड भविष्योन्मुखी दृष्टि आपके कंक्लूजन में झलकनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है, वे फॉरवर्ड में जो आपका वे फॉरवर्ड होता है कंक्लूजन से पहले, या कंक्लूजन दो प्रकार के होते हैं। कई बार उसको वे फॉरवर्ड मतलब आगे की राह पर छोड़ देते हैं कि हाँ भाई यही हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, यदि आप वे फॉरवर्ड लिख रहे हो तो उसमें हम समाधान देना होगा। क्या देना होगा? व्यवहारिक समाधान। ठीक है, ऑफिशियली समाधान देना जरूरी है, ऐसे नहीं है कि मनगढ़ंत कुछ भी आप लिखते होगे। ठीक है, चलो, दूसरी बात, मुख्य बिंदुओं का सार। जितना भी आपने लिखा है अब तक मेन बॉडी और इंट्रो में, जितना भी आपने लिखा है उसका कंक्लूजन क्या होता है? सार होता है, उसका निचोड़ होता है। उसमें जो आपने ऊपर लिख दिया है वो बात दोबारा कंक्लूजन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि उन सब बातों का क्या है, वो निचोड़ है, वो क्या होता है? वो हमारा कंक्लूजन होता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये बात। ठीक है, गोल्डन रूल बॉक्स क्या है? जैसे हमने अभी देखा था इंट्रोडक्शन में कि हमारा गोल्डन रूल बॉक्स क्या होता है। वो होता है कि इंट्रोडक्शन कैसा हो? छोटा हो, ठीक है, सटीक हो और कम शब्दों में लिखा हो। गोल्डन रूल बॉक्स क्या बोल रहा है कंक्लूजन के लिए? जो निष्कर्ष है हमारा, मतलब निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि निष्कर्ष आपका कैसा होना चाहिए भाई साहब? पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। एग्जामिनर ये ना देखे कि यार बच्चा कितना ये नकारात्मक सोच रखता है, क्योंकि जो आप चीज़ें लिखते हो ना, वो आपके जो बोल सकते हैं कि जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी सोच है, उसको दिखाता है आपका लिखा हुआ जवाब। ठीक है, तो वो एग्जामिनर जब भी खुश होगा जब आप क्या बोलते हैं कि आप निष्कर्ष को कैसा रखें, बोलते हैं कि निष्कर्ष को कैसा आपका पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जैसे आपदा को अवसर बना लेना चाहिए, तो इसी तरह ही आपका निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, भविष्य को लेकर बात कहे। ठीक है, एंड आपका समाधान आधारित हो, उसमें आपका समाधान भी आप पेश कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई बात आपके निष्कर्ष की। और एक और बात, निष्कर्ष में कभी भी जब आप निष्कर्ष लिख रहे हो ना, तो बिल्कुल भी किसी भी टाइप की नई समस्या और नए बिंदुओं को ना उठाएं, क्योंकि आप क्वेश्चन की एंडिंग करने जा रहे हो। जितना आपने लिखा है वही हम उसी बेस पर आपका क्या कर रहे हैं, अब आपको निष्कर्ष दे रहे हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष में कोई भी नया बिंदु नहीं उठाना चाहिए और ना ही कोई नया समस्या या नया मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ो। देखो, अब बात कर रहे हैं कंक्लूजन की टूल किट के बारे में। इसमें एक दो तीन तीन टेक्निक है या तीन पिलर हम बोलते हैं कंक्लूजन से रिलेटेड, निष्कर्ष से रिलेटेड। निष्कर्ष से रिलेटेड हमारे तीन पिलर हैं, हम उसमें बात करते हैं। एक होता है हमारा वे फॉरवर्ड, मतलब समाधान आधारित। दूसरा होता है हमारा संवैधानिक मूल्य के बेस पर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर। एक होता है हमारा SDG, मतलब सतत विकास लक्ष्य के बेस पर। तीन प्रकार के आप कंक्लूजन दे सकते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट आगे, जैसे हम देख रहे हैं वे फॉरवर्ड में, वे फॉरवर्ड की बात करें तो आगे की राह और नीतियों के बारे में बात करें। ठीक है, तो आप जैसे वे फॉरवर्ड या बोल सकते हैं कि आगे की राह में आप सेकंड ARC जिसको बोलते हैं, मतलब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करना। ठीक है, या उनके प्रणाली पारदर्शी जवाबदेही बनाना, मतलब ये सब आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि UPSC ड्राफ्ट में कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसका कंक्लूजन कैसे लिखोगे? सेकंड ARC मतलब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करके और इस प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सकता है। ठीक है, यदि बात कर रहे हैं किसी भी समाधान पे या कोई टॉपिक आ रहा है आपका कॉन्सेप्ट, जैसे आगे की राह और नीतियाँ, पॉलिसी के बारे में बात आ रही है, तो उसमें सेकंड ARC को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपका पिलर 2 जो है वो कुछ संवैधानिक मूल्य के बेस पर है। ठीक है, कंक्लूजन में, तो इसमें हम बात करें जैसे कॉन्सेप्ट, किसके कॉन्सेप्ट इसमें एक जैसे ऐड किया गया प्रेम्बल या DPSP से कोई कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि कोई क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड,
प्रस्तावना प्रियम्बल से और आपको कोई कंक्लूजन देना है, तो आप बोल सकते हो कि यह कदम न केवल अनुच्छेद 39B के तहत संसाधनों के समाधान वितरण को सुनिश्चित करेगा और बल्कि प्रस्ताव में निहित सामाजिक न्याय और लक्ष्य को भी साकार करेगा। मतलब कहने का ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कंक्लूजन नहीं है, इसका ध्यान रखना, ये कंक्लूजन नहीं है, ये तो बस बताए गए हैं कि आप कंक्लूजन कैसे लिख सकते हो। यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है और उस क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन लिखना चाहते हो और वो क्वेश्चन रिलेटेड है किससे, किसी पॉलिसी पर, ठीक है, तो या आगे की राह पर, तो आप उस पर क्या लिखोगे? आप लिख सकते हो उस पर सेकेंड ARC का कुछ सॉल्यूशंस, कुछ सिफारिशें दे सकते हो, या किसी अदर कमेटी की आप सिफारिशें दे सकते हो, ठीक है। यदि क्वेश्चन हमारा पॉलिटी पर आ रहा है, ठीक है, और वो उसका हमें कंक्लूजन देना है, तो आप उसमें पॉलिटी के कुछ मतलब बोल सकते हो, आर्टिकल्स को ऐड कर सकते हो कंक्लूजन में, ठीक है, कि हम भाई ये कर सकते हैं, इससे हमारे लक्ष्य साकार हो जाएंगे, ठीक है। लाइक 39A पे हम निःशुल्क सेवा, जो कानूनी सेवा होती है, उसको दे के हम मतलब न्याय को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और थर्ड पिलर क्या बात कर रहा है? जैसे हमारा SDG विकास को लेकर है, सतत विकास लक्ष्य की बात कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट है, मान के चलिए UN के लक्ष्यों से उत्तर जोड़ना, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के जो भी लक्ष्य हैं, जैसे SDG जो है उनके ही लक्ष्य हैं, तो जब उसकी बात करेंगे तो कोई इस पर कोई क्वेश्चन आया तो हम कंक्लूजन कैसे देंगे, निष्कर्ष कैसे देंगे? हम बोल देंगे कि इन उपायों को अपनाकर भारत में न केवल अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करेगा, बल्कि SDG 1 जो नो पॉवर्टी, मतलब जो गरीबी, शून्य गरीबी को की बात करता है, गरीबी को ख़त्म करने की बात करता है, और SDG 10 जो रिड्यूस करता है इनइक्वालिटीज़, ठीक है, लैंगिक असमानता को ख़त्म करने की बात करता है, को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बनेंगे, ठीक है। ये बात किस पे होगी? यदि कोई सतत विकास लक्ष्य पर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसका ऐसे कंक्लूजन दे सकते हैं। हर कंक्लूजन में कीवर्ड्स ऐड किए गए हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा लिखा गया है, और आने वाले कल की बात की गई है, इन फ्यूचरिस्टिक के कंक्लूजन या निष्कर्ष को रखा गया है, ठीक है। जैसे कि आप बात कर रहे हो, ये 39B की बात हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमने बात कर ली, सेकेंड ARC रिपोर्ट दे दिया हमने, इधर हमने SDG 10 की बात कर दी है, ठीक है, SDG 1 की बात हमने कर दी है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह आप अपना कंक्लूजन दे सकते हो, ठीक है। चलिए, अब बात कर रहे हैं हमारे कि कंक्लूजन की टेक्निक नंबर 4 और 5। 3 पिलर हमने देख लिए हैं कंक्लूजन के, अब चौथा और पांचवा देख लेते हैं, ठीक है। पांचवा कंक्लूजन पिलर होता है हमारा गांधीवादी या दार्शनिक दृष्टि से या फिलोसफी की दृष्टि से, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट आया, मान के चलिए सर्वोदय, अंत्योदय या महापुरुषों के विचार पर, और अब हमें उस पर हमें कंक्लूजन देना है, ठीक है। क्या देना है? कंक्लूजन देना है। तो क्या देंगे? हम देंगे उस पर UPSC ड्राफ्ट, मतलब अंततः वास्तविक विकास वही है जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचे, ठीक है, जैसा कि महात्मा गांधी के सर्वोदय के विजन में परिकल्पित है। मतलब महात्मा गांधी जी के जो सर्वोदय विजन है जो उनका, ठीक है, उसमें वो दिखाया गया है, सिंपल लिखा गया है। ये जो आप कंक्लूजन है इस टाइप का ऐड कर सकते हो, कब? जब कोई क्वेश्चन आपका फिलोसफिकल या गांधीवादी से जुड़ा हो, ठीक है। बात ठीक है। चलिए, फिर पिलर नंबर 5 की बात करते हैं। पिलर नंबर जो 5 है वो बात कर रहा है फ्यूचर ओरिएंटेड की बात कर रहा है। किससे? फ्यूचर ओरिएंटेड, भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारा अमृतकाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। विजन, जैसे कॉन्सेप्ट कोई क्वेश्चन है 2047 पे आ गया, ठीक है, अब तकनीकी एकीकरण की बात हो गई है, तो इस पर कंक्लूजन कैसे दोगे? कंक्लूजन आप दोगे कि टेक्नोलॉजी, मतलब प्रौद्योगिकी और मानवीय कौशल का यह समन्वय भारत को अमृतकाल, मतलब विजन 2047 में एक वैश्विक महाशक्ति, विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। आई बात समझे आप लोगों को? ठीक है, देख रहे हो कि ये आप कितने अच्छे से डिजाइन मैंने आप लोगों के किए हुए हैं, ये कंक्लूजन और इंट्रो रेडीमेड, ठीक है। सुमित भाई एक कॉफ़ी है ना, दूध वाली होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात आप लोगों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मॉडल देखते हैं, मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग द परफेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, देखिए क्वेश्चन मान के चलिए, मैंने अब ये आपके लिए एक छोटा सा मतलब डेमो रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के महत्वपूर्ण या महत्व पर चर्चा करें, ठीक है। DPI पर बात चल रही है, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया 10% हम इंट्रो में रखते हैं, 80% हम बॉडी में रखते हैं, एंड 10% हम कंक्लूजन में रखते हैं। ये तो बात है।
अब आपने देखा 10% हमने इंट्रो में रखा, तो हमने क्या बोला? मैंने आपको बताया था इंट्रो कैसा होना चाहिए, सब बच्चों को पता है कि इंट्रो छोटा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, ठीक है। और इंट्रो के 5 पिलर मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन बेस, पॉलिटिकल बेस, हिस्टोरिकल बेस, ठीक है, एंड आपका रिपोर्ट बेस, मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। या करंट बेस आप कर सकते हो, 5 पिलर हो गए इंट्रो के। अब जैसे ये आया है तो ये करंट बेस है, कैसा है? ये करंट बेस है। करंट बेस इंट्रो हमने रखा है कि हाल ही में G20 में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया स्टैक आधार पर यूपीआई को वैश्विक वित्तीय समावेशन के मॉडल के रूप में सराहाया गया है। हमने इंट्रो दे दिया, किस पर है? आप कहोगे सर ये करंट अफेयर पिलर बेस पर हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है। दूसरा, अब बॉडी की बात आ रही है, तो बॉडी में हम वित्तीय समावेशन ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में पारदर्शिता, नवाचार को बढ़ावा और अदर चीज़ें भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये तो एक डेमो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। कंक्लूजन कैसा है? हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड है, भविष्य को लेके बात की गई है इसमें। जैसे संक्षेप में, मजबूत साइबर सुरक्षा, बोला ना संक्षेप में, छोटा रखेंगे। मजबूत साइबर सुरक्षा के साथ डीपीआई का विस्तार न केवल डिजिटल डिवाइड को बांटेगा, कम करेगा, जो डिजिटल डिवाइड मतलब कि बोल सकते हैं कि जो विभाजन है उसको कम करेगा, बल्कि भारत के अमृत काल 2047 के तकनीकी नेतृत्व के लक्ष्य को भी साकार करेगा। ये बात आ गई आप लोगों को समझ में? कितना इफेक्टिव लिखा गया है आपका इंट्रो एंड कंक्लूजन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये चीज़ें पसंद आई है, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। आप लोगों को मैं एक चीज़ और मैं न्यूज़ देना चाहूँगा। हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है, हम थोड़ा सा उसको भी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अब मैंने आपको बता दिया है कि रेडीमेड कंक्लूजन के बारे में एंड इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं हमने क्या इनिशिएटिव चला रखा है आप लोगों के लिए, जो इस बार मेंस से दे रहे हैं या जो 2027 में मेंस देने वाले हैं, ठीक है। सभी बच्चों की को लेके प्रैक्टिस लेके हम चल रहे हैं। तो जैसे कि हमारा एकलव्य बैच चला हुआ है, ये जो बैच है प्रैक्टिस बैच, हमने दोनों मोड में रखा हुआ है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मोड में हमने इसको अवेलेबल आप लोगों के लिए करा रखा है, ठीक है। इसमें हम आपको क्या करवा रहे हैं? मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, बैच 2 एकलव्य 2.0, ठीक है। एक मिनट होल्ड करें, यस, ठीक है। 2.0 जो हमारा 1.0 चला था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, उसमें सीटें फुल हो गई हैं। 30 सीटें हमने इंग्लिश की रखी थी, 30 सीटें हमने हिंदी की रखी थी। अब हम 2.0 की बात कर रहे हैं। एकलव्य 2.0 हमने दोबारा स्टार्ट किया है और बच्चों की डिमांड पर इसको हमने स्टार्ट करना पड़ा है हमको, ठीक है। इसमें हम क्या क्या दे रहे हैं आप लोगों को? डेली टारगेट बेस्ड आंसर राइटिंग दे रहे हैं। जैसे हिंदी में देखें तो दैनिक लक्ष्य आधारित उत्तर लेखन। इंटीग्रेशन अप्रोच है, ठीक है, टू द सब्जेक्ट को लेकर विषय के साथ एकीकृत दृष्टिकोण हमने अपनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं दोनों समझा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में, तो ध्यान रख लेना आप। टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको कवरेज मिलेगा सिलेबस का, टॉपिक वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी, ठीक है। कवरेज से हम आपको सिलेबस पूरा करवाएंगे अपना। दूसरी बात है, वीकली टेस्ट आपको दिया जाएगा। जैसे GS1 GS2 आपका कंप्लीट हो गया, मान के चलिए आपका GS1 कंप्लीट हो गया है, तो हम उसके एंड में पूरा GS1 का एक आपको फुल एंड टेस्ट बना के देंगे, ठीक। फिर साथ में आपका डेली टेस्ट विद इवोल्यूशन होगा आपका। जब आप हमको टेस्ट कॉपी भेजेंगे तो आपको 24 घंटे के अंदर हम आपकी कॉपी को चेक करेंगे और आपको प्रोवाइड कराएंगे और उसमें कमियां बताएंगे आपसे। और 1-to-1 सेशन हमारा इस प्रोग्राम का मेन मतलब मोटिव है कि बच्चे से जुड़े, लाइव 1-to-1 सेशन करें। वीकली 1-to-1 सेशन होगा। पूरे वीक में आपकी जो जो कमियां रही हैं हम उस पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। यही सेम प्रोग्राम हमारा हिंदी में भी है। साप्ताहिक टेस्ट होगा, दैनिक टेस्ट मूल्यांकन होगा, साप्ताहिक 1 से 1 सेशन होगा, ठीक है। और कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमको CSC गुरुकुल @CSC गुरुकुल टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए, या आप लोग मुझे कॉल कर सकते, मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे 7982242111, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ 79, जस्ट वेट, यस, 7982242111, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, कॉल इस पर नहीं लगेगी यदि आप करोगे भी, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कि सर हमें ये कोर्स परचेस करना है। और हमने इसकी जो फीस रखी है वो थी मात्र 499। इतने रुपए का आप लोग एक पिज़्ज़ा भी खा लेते हो, ठीक है, बात समझ में आ रही हो? तो पिज़्ज़ा से अच्छा है थोड़ा अपना एजुकेशन पे लगाइए आप लोग। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है ये बैच आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको हम इतना ही रखते हैं आज के लिए। और जो भी है आप लोग अपना कमेंट करिएगा यूट्यूब पर, ठीक है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर आप लोग देखोगे तो कमेंट करना कि सर हमको ये आने वाले टाइम पे इस पे वीडियो चाहिए, इस पे वीडियो चाहिए, तो उससे आपको बिल्कुल बना के देंगे चीज़ें यदि हमारे हाथ में हुई हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।